अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाजरीन, एक ऐसा वाक़या कि जिसने पाकिस्तान की हुकूमत की जड़ों को हिला के रख दिया, आज वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट थी PK 326 जो कि कराची से रवाना हुई 2:45 पे और इसने पहुंचना था पेशावर 4:25 पर। जब ये 4 बजे का टाइम होता है, मियाँ वाली की फ़िज़ाओं में हमारा जहाज़ पहुंचता है PIA का, तो इसी असना में एक नौजवान मशकूक अंदाज से कॉकपिट में दाखिल होता है और साथ उसके और 2 नौजवान होते हैं और उन्होंने अपने पिस्टल भरे होते हैं और साथ ही वो ऐलान करते हैं कि हमने जहाज़ को हाईजैक कर लिया है। जहाज़ के 106 मुसाफिर और 12 अमले के अरकान ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसने कप्तान को हुक्म दिया कि फ़ौरन जहाज़ को दिमश्क ले चलो। जहाज़ के कप्तान ने कहा कि अभी हमारे पास इतना ईंधन नहीं है। उसने कहा ठीक है, फिर आप इसको तराबलस ले चलो। उसने कहा हमारे पास तराबलस पहुंचने तक का भी ईंधन नहीं है। वो घर्राया और उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन जहाज़ को काबल एयरपोर्ट पर ले चलो। काबल में जहाज़ को ले जाया गया। रास्ते में उसने बताया कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हम आपको इसलिए अगवा कर रहे हैं, इसलिए जहाज़ को हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ जियाले हैं जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने गिरफ़्तार किया हुआ है। जब तक वो रिहा नहीं किए जाते, आप लोग जहाज़ में ही रहेंगे। उन्होंने मुसाफिरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी और फिर ऐसी जांच पड़ताल में उनको पता चला कि एक ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर है, कैप्टन रैंक का, और ईरानी सफारत खाने के अंदर 3rd सेक्रेटरी था जिसका नाम तारिक रहीम था। वो तारिक रहीम जनरल रहीम का बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किसी दौर में ADC भी रहा। उनको पता चल गया कि ये तो बड़ी अहम शख्सियत है। उसके लिए उन्होंने अलग नशिस्त का अहतमाम कर दिया। बहरहाल रास्ते में उन्होंने अपना तारुफ भी कराया। एक ने कहा कि मेरा नाम सलामुल्लाह टीपू है और दूसरे ने कहा मेरा नाम नासिर जमाल है। जब ये जहाज़ को काबल एयरपोर्ट पर लैंड इन्होंने किया तो वहाँ पर मुर्तज़ा भुट्टो ने इनका इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा भुट्टो को देखकर भी मुसाफिर हैरान हुए, लिहाजा साथ ही पूरा प्लान समझ में आ गया। वो प्लान क्या था वो अब हम आपको बाद में बताते हैं। फ़िलहाल ये कि जहाज़ को काबल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवाया गया। वहाँ पर अफ़गान हुकूमत, जो उस वक़्त की अफ़गान हुकूमत थी, उन्होंने भरपूर इस सारी मुहिम का इनका साथ दिया। ये 1981 का वाक़या है कि उस वक़्त रशिया अफ़गानिस्तान के ऊपर आया हुआ था और कब्ज़ा किया हुआ था। ज़ाहिर है उनका एक पूरा वहाँ पे एक जंगी महाज था जो खुला हुआ था। अफ़गान क़यादत सारी जो है वो रशिया के अंदर थी, उनके जर्नैल भी रशिया के अंदर थे, लेकिन डॉक्टर नजीबुल्लाह उस वक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद था और डॉक्टर नजीबुल्लाह ने मुर्तज़ा भुट्टो का भरपूर साथ दिया। और इसी तरह अफ़गानिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर 1 घंटे के बाद एक बुलेटिन नशर करना शुरू कर दिया जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और ख़ूब प्रोपेगेंडा किया और उनके सामने मुतालिबात रखे कि आप हाईजैकरों के मुतालिबात को मंजूर कर ले, तब जाके आपका ये जहाज़ हम वापस कराची रवाना कर देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी परेशान थी। जनरल ज़ियाउल हक मुल्क से बाहर थे, उनकी जगह पे कायम मकाम जनरल इकबाल थे चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से। यहाँ से फिर DG सिविल एविएशन का एक वफ़द उनकी निगरानी में भिजवाया गया काबुल में। उन्होंने जाकर हाईजैकरों से बातचीत भी की। हाईजैकरों ने इनकी बातचीत का कोई मुस्बत जवाब ना दिया। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ ये एक रास्ता है कि आप हमारे कैदियों को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के जियालों को आप छोड़ दें, हम आपके सारे मुसाफिर रहा कर देते हैं। ये पैगाम लेकर वापस आए। 24 घंटे जब गुजरे, 6 मार्च की बात है, 24 घंटे जब गुजरे तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे मुतालबात को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। उन्होंने कैप्टन तारिक रहीम को, जो उन्होंने अलग नशिस्त दी थी, वहाँ से उठाया, ज़दोकोब करते हुए, घसीटते हुए बाहर लाया गया और उनके सीने पे, सर पे गोली मार के उनको शहीद करके जहाज़ से बाहर फेंक दिया गया। पूरी दुनिया ने ये खूनी मंजर देखा। शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और सहेल सेठी नामी 3 अफराद भी ये पूरा मंजर देख रहे थे। ज़ाहिर है उनकी सारी उनको इंस्ट्रक्शंस होगी, इसी वाले से उन्होंने ये काम किया। अब जब ये
खूनी मंजर हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया इस पे बड़ा एक्टिव हो गया और उन्होंने ख़बर शुरू कर दी कि अफ़गान जो हुकूमत है वो इसमें साथ मिली हुई है, और उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, कंडेम करना शुरू कर दिया कि फ़ौरी तौर पे जहाज़ को यहाँ से रवाना किया जाए। अफ़गानिस्तान में एक वज़ीर ख़ातून थी और उसने इनसे हाईजैकरों से रिक्वेस्ट की कि आप ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर ख़वातीन को और बच्चों को कम से कम आप रिहा कर दें। लिहाजा 36 जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया काबुल के अंदर ही। ये त्यारा अब वहाँ पे खड़ा था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने यह महसूस किया कि हमारे लिए भी ये एक मसले का बायस बन रहा है और दिन ब दिन परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो से कहा कि इसको फ़ौरन यहाँ से आप ले जाओ। उसने कहा हमारे पास ईंधन नहीं है। इन्होंने कहा हम आपको ईंधन भी देते हैं। ईंधन भी दिया गया और पाकिस्तान की मुखालफत में उन्होंने खुद कार असलहा भी दिया और बहुत ज़्यादा असला वाफर मकदार में दिया कि अगर बेवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना पड़े तो तुम लोग ये कर सको। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मना किया था कि वहाँ से इसको रवाना ना किया जाए। खैर, इस पूरे ड्रामे में शाम के इंटेलिजेंस चीफ जनरल कोहली और डॉक्टर नजीबुल्ला, मुर्तज़ा भुट्टो, ये 3 बंदों का बड़ा अहम रोल प्ले था। और उन्होंने मज़ीद एक ऐलान किया। मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मुलाकात करने के बाद सलामुल्लाह टीपू ने कहा कि हमारा जो इस वक्त पूरा एक विंग है वो अज़ुल्फ़कार विंग है, जिसके तहत हम ये पूरी पाकिस्तान के अंदर और बाहर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी का विंग है। पोप जब कराची के अंदर आया 1981 के अंदर, तो उसकी आमद पे नेशनल स्टेडियम कराची में जो धमाके हुए थे वो भी हमने कराए। रेलवे की पटरियों को हमने उखाड़ा, अक्सर बाज़ारों के अंदर बम धमाके हमने करवाए, बसों में बम धमाके हमने करवाए। ये उसने वहाँ पर एतराफ़ किए। बहरहाल वहाँ से फिर ये जहाज़ जो है ये तराबलस की बजाय दमिश्क पहुँच गया। जब दमिश्क पहुंचा तो वहाँ पे पहले ही मास्टरमाइंड जो था उनका जनरल कोहली वो मौजूद था, और शाम की हुकूमत ने भी किसी किस्म का तावन ना किया। जनरल ज़ियाउल हक ने जब उनसे फहरिस्त मंगवाई कि जिसमें कैदियों के नाम थे, उनके जेलों के नाम थे, तो वो पहले तो उन्होंने तकरीबन कोई 92 अफराद की फहरिस्त भेजी। बाद में फिर उन्होंने उसमें से कमी करके 54 अफराद की फहरिस्त भेजी और कहा कि ये बंदे जो हैं ये हमें चाहिए। अब इन 54 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई और इनको मुख्तलिफ जेलों से इकट्ठा किया गया, कराची एयरपोर्ट पे लाया गया। अब ये अफराद किसी भी सूरत में उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं थे। इनको समझाया गया कि चूंकि अब हालात ऐसे हैं कि 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि या तो हाईजैकरों के हम मुतालबात मान लें और आप लोगों को रवाना कर दिया जाए दमिश्क के अंदर, और दूसरा रास्ता ये है कि वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और अपने मुसाफिरों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया जाए, लेकिन उसमें ख़तरा था। और जो पहला ऑप्शन था उसी को अभी ज़ेरे गौर रखा गया। इन मुसाफिरों को कराची एयरपोर्ट पे इकट्ठा किया गया, हालांकि इनके अजीज़ो अकारब ने हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी भी की। बड़ा कुछ हुआ, कुछ जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती बहरहाल मजबूरी थी, इनको वहाँ पर रवाना किया गया। जब ये वहाँ पर रवाना हो गए तो पहले उन्होंने ये मुतालबा किया कि इन लोगों को आप तराबलस में भेजेंगे। तराबलस लीबिया जो है, जब वहाँ पर ये जहाज़ जाने लगा तो उसने आगे से इनकार कर दिया, नहीं भाई हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि अब सारा फ़ायदा तो उठा लिया जनरल कोहली ने, शाम का जो इंटेलिजेंस चीफ है, और दूसरी तरफ डॉक्टर नजीबुल्ला ने, और तीसरी तरफ मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने। अब हमने अपने मुल्क के अंदर जहाज़ को लैंड करवा के और यहाँ पे मुसाफिरों का और कैदियों का तबादला करवा के तो रेड लाइन में ज़रूर आना है। लिहाजा उसने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने हाफिज़ असद से फिर बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दमिश्क में ही भेज दें। इससे पहले जब ये जहाज़ वहाँ पे भी रवाना होने वाला था तो अमेरिका का भी बड़ा प्रेशर था। उसकी वजह यह कि 3 अमेरिकी भी इस जहाज़ में शामिल थे, और अमेरिका का तो एक अमेरिकी शहरी हो तो उसकी तो जान के लाले पड़ जाते हैं उसको, तो वो कोशिश करता है कि मेरे किसी भी सिटीज़न को कोई मसला ना हो, उसके लिए किसी भी हद तक उनको जाना पड़ता, वो जाते हैं। हमने कई इसकी मिसालें देखी है। बहरहाल ये जहाज़ फिर जब दमिश्क के अंदर पहुँचा और इसमें बड़े बड़े लोगों ने मुदाखलत भी की थी इंटरनेशनल लेवल पे। सदर ज़ियाउल हक ने कहा था कि आप सब मुदाखलत करें ताकि इनको वापस आया जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने बात ना मानी। तो ये जब वहाँ पर पहुँच चुका तो वहाँ से फिर इन मुसाफिरों को बग़ैर किसी जुर्म के, जो उनको बेचारों को कैद मिली थी 13 दिन की, वहाँ से रहाई मिली, और पाकिस्तान की जो मेडिकल की एक पूरी टीम है वो पहले ही दमिश्क में पहुँचा दी गई। उन लोगों ने सबका चेकअप किया। सऊदी अरब से
फिर एक खसूसी त्यारा आया जहाँ से ये लोग सब शाह खालिद की दावत पे वहाँ पर गए और सब ने उम्रा किया और वापस पाकिस्तान आए। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जब 6 मार्च का दिन था कि यहाँ से दमिश्क के एक खसूसी त्यारे में सलामुल्लाह टीपू और नासिर जमाल के वालिद और वालदा को भिजवाया गया। इन्होंने भी अपने बच्चों से बात करने के लिए कहा और बात की कि देखिए, बात सुने, हमारी बात मान लें और आप इस तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हों। उन्होंने कहा भाई हम आप तो जानते नहीं है, साफ इनकार कर दिया। सलामुल्लाह टीपू ने कहा कि मेरे वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं और मेरी वालदा नुसरत भुट्टो हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप वापस चले जाए, अपना वक्त ज़ाया ना करें। यानी हम इतने अंधे हो जाते हैं अपने लीडरों के पीछे और अंधी तकरीर करते हैं कि हमें ज़रा सा पास नहीं रहता, हम अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार कर देते हैं और इस हद तक हम चले जाते हैं, हमें खुद भी समझ नहीं होती, अकल के ऊपर इतना पर्दा पड़ जाता है। और ये पर्दा उस वक्त उनके ऊपर पड़ गया था। अब एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि ये 54 अफराद जब वहाँ पर पहुँचे तो इन 54 अफराद से मुर्तज़ा भुट्टो ने खिताब किया। उसने कहा भी देखो, मैंने तुम लोगों को रिहाई दिलवानी थी, दिलवा दी, अब मेरे बस में नहीं है कि तुम्हें क्या फ्यूचर प्लान दूँ, तुम लोगों ने आगे क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये भी बड़ी परेशानी वाला काम था कि यार वो तुम हमें यहाँ पे बुलवा के अब क्या हमारा करोगे। वहाँ पे अब बेचारे वो मुसाफिर, बेचारे वो जो यहाँ से गए थे कैदी, वो भटकने लगे। कुछ उनमें से लंदन में सियासी पनाह ले ली, कुछ ने वहाँ पे दिल्ली का रुख कर दिया, क्योंकि इंडिया भी पूरी पुश्तपनाही कर रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, एक मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मुहिम लॉन्च हो या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च हो तो इंडिया पीछे रह दे, ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा इंडिया ने भी पूरा मुर्तज़ा भुट्टो का साथ दिया। अब ये जो त्यारा है, ये त्यारा वापस तो आ गया, लेकिन काफ़ी पीछे सवाल छोड़ गया कि आखिर ये कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल लोग थे कि जिनके लिए पूरा त्यारा हाईजैक करवाया गया। वो भी मैं आपको चंद मिनट बाद बताता हूँ। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सलामुल्लाह टीपू था और जो दूसरा नासिर जमाल उसका साथी था, इन दो बंदों ने अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालदा नुसरत भुट्टो हैं। इन दोनों को पार्टी से बागी करार देकर बाद में दोनों को गोली मरवा दी गई मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ से। यानी आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक इन्होंने अपना मतलब निकलवाया और गंदी जराब जितनी भी उसको अहमियत नहीं दी। इसके बाद अगला मरहला ये आया कि अब इदारों ने ये देखा कि आखिर इनके पीछे क्या रीज़न है। फिर पता चला कि इसमें एक नाम ऐसा भी है जो मुनीर अहमद वड़ाइच है। ये दफ्तर ख़ारजा का मुलाजिम था और ये काफ़ी जगह पे, काफ़ी मुल्कों में जाके मुलाजमत करता था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि इसने एक मशरक़ी यूरोप के साथ कोई इसकी डील चल पड़ी, क्योंकि ये शराब का और औरत का, कबाब का ये बड़ा रसिया था। इसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के उन्होंने इसको मुराद देना शुरू की और इसने पाकिस्तान के अंदर जासूसी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान की अहम ख़बरें जो हैं वो ये यहाँ से इकट्ठी करता और उन मुल्कों को दे देता, वहाँ से इसको पैसा मिलता और जो इसकी मुतालबात थे वो पूरे किए जाते थे, जो इसकी अय्याशी के लिए ज़रूरी सामान था वो इसको मुहैया किया जाता। अब मुनीर अहमद वड़ाइच जो था वो कादियानी था। यानी जिस दिन उसको पकड़ा गया और पकड़ के उसको 16 साल बाद मुशक्क़त कैद सुनाई गई और इसको पकड़ने भी जो नेवी की एक पूरी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है उसने इसको पकड़ा, तो बाद में इसको जब इसका कोर्ट मार्शल हुआ तो उसमें फिर बाद में कादियानियों ने उसी दिन से जोर लगा दिया कि ये बंदा हमारा किसी तरीके से वापस आना चाहिए। अब ये कड़ियाँ मिलने लग गई पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की भी और कादियानियों की भी, जिन्होंने मिलकर इसको यहाँ से छुड़ा के तो वहाँ पर लेके गए। तो ये सारा एक वाक़या बयान करने का क्या मकसद है? ये वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि हम अपने ही लोग किस तरह अपने मुल्क की जड़ों को खोखला कर देते हैं अपने चंद मफाद की खातिर। थोड़ा सा मफाद हमें फ़ायदा मिलता है अपने ही मुल्क के खिलाफ, इस मट्टी के खिलाफ। आप देखें, वतन की मट्टी को माँ से तशबीह देती है, यानी हम अपनी माँ से गद्दारी करने लग जाते हैं। इस नहज में हम पहुँच जाते हैं और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, चंद छोटे फ़ायदे के लिए। तो ये वाक़या सारा इस किताब में, ये किताब है हसास अदारे जो ब्रिगेडियर अहमद इरशाद तिरमिज़ी साहब ने लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसमें ये वाक़या इन्होंने कोट किया, मैं रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सच्चा वाक़या है। और इसमें बड़ी तफसील से उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें बताई है जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका शुक्रिया।